हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सार। तो खान सर की पॉकेट जीके वाली सीरीज़ में हम लोग आज का टॉपिक है जो वो वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। अगर आप सब ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पर जा कर के उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और जितनी भी इसकी सीरीज़ में वीडियो बनेंगे एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो क्या है? वैदिक सभ्यता 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व। वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसके बारे में जानकारी वेदों से मिलती है। तो सिंधु सभ्यता के बाद की जो नवीन संस्कृति आई उसकी जानकारी कैसे मिलती है? वेदों से। ठीक है, इसलिए इस काल को हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। वैदिक काल को दो भागों में विभाजन किया गया है। नंबर 1 है ऋग्वैदिक काल, जो कब से कब तक है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और नंबर 2 है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल कब से कब तक है? 1000 से 600 ईसा पूर्व। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल ये है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। आर्यों का इतिहास मुख्यतः हमें वेदों से ज्ञात होता है। और नंबर 2 पॉइंट है, आर्यों का आगमन खैबर दर्रे से 1500 ईसा पूर्व के पहले हुआ। तो आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ? खैबर दर्रे से। ठीक है, और 1500 ईसा पूर्व के पहले हुआ। आर्य आरंभ में सप्त सैंधव पंजाब व अफगानिस्तान में बस गए थे। तो आर्य जो है वो आरंभ में कहाँ बस गए थे? पंजाब व अफगानिस्तान में, है ना। इन्हें क्या कहा जाता था? सप्त सैंधव कहा जाता था। नेक्स्ट है आर्यों का निवास स्थान के संबंध में मत। ये जो है इसमें देखिए क्या दिया गया है कि मत दिया गया है और विद्वान, फिर मत और विद्वान, है ना। जैसे ब्रह्मर्षि देश, तो विद्वान का नाम था पंडित गंगानाथ झा, है ना। तो और ऐसे ही जैसे तिब्बत का मत जो है उनके विद्वान का नाम था स्वामी दयानंद। तो ये आर्यों के निवास स्थान थे। ठीक है, तो ये सब आर्यों का जो निवास स्थान कहाँ था कि मध्य देश। इनका मत है कि इनका निवास स्थान मध्य देश था। और ये किसका मत है? राजबली पांडे का। ठीक, तो ये जो एक बॉक्स बनाया गया है इस सभी को आप रीड कर सकते हैं एक बार, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। तो आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। इस सभ्यता के संस्थापक आर्य थे, इसलिए वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता था। वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों का आरंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारण था। कृषि गौड़ धंधा था। गौड़ धंधा मतलब कि कृषि जो है वो सेकेंडरी काम था इनका। सबसे प्राइमरी काम क्या था? पशुचारण करना, है ना। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन शिकार करना था। आर्यों की भाषा संस्कृति। तो आर्यों का पहली बात तो आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। ठीक है, और इनका जो प्राथमिक कार्य था वो था पशुचारण। और इनका सेकेंडरी काम क्या था? कृषि। फिर आया कि आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा थी संस्कृत। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्रह्मगिरी महापाषाणिक पुरास्थल से एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं, जबकि दूसरे कंकालों के पास सिर्फ सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर, कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार, तो कुछ दूसरे अनुयायी थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वेद में के नदी सूक्त में वैदिक कालीन नदियों का उल्लेख है। सिंधु आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी तथा इसका सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है। सबसे पवित्र सरस्वती नदी थी।
तो सिंधु नदी जो थी वो आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी गई, है ना। और सबसे पवित्र जो नदी मानी गई वो सरस्वती नदी थी। नदी सूक्त में सरस्वती को नदीत्मा, देवीत्मा, मातेत्मा कहा गया है। नदियों से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान से गहन संबंध था। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों एवं पर्वतमाला मुजवंत हिमालय का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में गंगा व सरयू का एक बार, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया। तो सर्वाधिक किस नदी का प्रयोग यूज़ किया गया शब्द का? सिंधु का, ठीक है। सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है, लेकिन गंगा और सरयू का 1 बार, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है। वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला है, ठीक है। वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या बताया गया है? नीलोत्पला। फिर है ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। ये ऋग्वैदिक कालीन कुछ नदियाँ दी गई हैं, जैसे प्राचीन नाम है बिपाशा, है ना, जिसका आधुनिक नाम क्या है? व्यास नदी, है ना। फिर नेक्स्ट है सतुद्री। सतलज को क्या बोलते थे? सतुद्री बोलते थे, इसका प्राचीन नाम है। फिर चिनाब जो नदी है उसको पहले क्या बोलते थे? अस्कनी बोलते थे। फिर नेक्स्ट है झेलम। झेलम का नाम था वितस्तता। फिर है रावी। रावी का नाम था परुषणी या फिर इरावती। फिर है स्वात, उसका नाम था सुवास्तु, ठीक है। तो ये जो बॉक्स है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है वो नदियों के नाम पूछे जाते हैं आपसे, है ना। तो इसको बहुत अच्छे से आपको एक बार रीड फिर से कर लेना है, और नहीं समझ में आए तो वीडियो को आप 2 बार देखेंगे तो आपको ये वीडियो एकदम समझ में आने लगेगी, है ना। क्योंकि ऐसा पढ़ना है कि अगर इससे क्वेश्चन बने तो वो हमसे गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से पढ़ना है इसको। तो इसलिए अगर आपको एक बार नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो 2 बार देख सकते हैं, और कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिए कि रीडिंग में नहीं, पॉज करके वीडियो को एक बार खुद से पढ़ें, तो वो आपको ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। फिर है सिंधु। सिंधु नदी इसका पुराना नाम है और नया नाम है सिंध, ठीक है। फिर सदानीरा, ये गंडक का नाम है। कुंभा काबुल का नाम है। कृभा ये कुर्रम का नाम है। फिर घग्गर नदी को क्या बोलते हैं? घग्गर नदी को बोलते थे सरस्वती या फिर दृष्टद्वती, ठीक। फिर है गोमल, इसको फुलहर या फिर गोमती नदी कहा जाता था। नेक्स्ट है प्रभा या कुर्रम, गोमल, सुवालू, स्वात नदियाँ अफगानिस्तान में बहती हैं। ऋग्वैदिक काल का समाज कबीलों के रूप में संगठित था। पितृसत्तात्मक परिवार आर्यों के कबीलाई समाज यानी संयुक्त परिवार की बुनियादी इकाई थी। आर्यों के 5 कबीले होने की वजह से उन्हें पंचजन्य कहा गया। ये अनु, द्रुह, पुरु, तुर्वस और यदु थे। तो आर्यों के जो कितने कबीले थे? 5, है ना। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता था? पंचजन्य कहा गया। और ये 5 जो कबीले थे उनका नाम क्या था? अनु, द्रुह, पुरु, तुर्वस और यदु। नेक्स्ट है ग्राम, विश और जन में उच्चतर इकाई है। ग्राम जो है विश और जन में कैसी इकाई है? सबसे उच्चतम इकाई है। कौन सी इकाई सबसे उच्चतम है? ग्राम, है ना। ये ग्राम संभवतः कई परिवारों के समूह को कहते थे। ग्रामीणी ग्राम का मुखिया होता था। तो ग्राम का मुखिया कौन होता था? ग्रामीणी होता था, है ना। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, बोलेगा ग्राम का मुखिया क्या कहलाएगा? ग्रामीण कहलाएगा, है ना, ग्रामवासी कहलाएगा, ग्रामणी कहलाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ग्रामणी, ठीक है। ग्राम का मुखिया कौन होता था? ग्रामणी कहलाता था। विश कई गांवों का समूह, इसका प्रधान विशपति होता था। विश जो है वो कई गांवों का क्या होता था? समूह होता था, ठीक है। और इसका प्रधान होता था विशपति। जन अनेक विशों का समूह उसके अधिपति को
जनपति या राजा कहा जाता था। देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द आया था। देश या राज्य के लिए किस शब्द का यूज किया गया? राष्ट्र शब्द का। फिर है राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था। वैदिक काल में राजतंत्र ना होकर गणतांत्रिक व्यवस्था थी। लोकतंत्र की अवधारणा वैदिक काल की देन है। तो लोकतंत्र की अवधारणा किसकी देन है? ये वैदिक काल की देन है। ठीक है। राजा को गोप या फिर गोपति, गायों मवेशियों का स्वामी कहा जाता था। ऋग्वेद में सेनानी यानी सेनापति, पुरोहित शासकीय पदाधिकारी थे जो राजा की सहायता के लिए थे। राजा की सहायता हेतु 12 मंत्री होते थे जिन्हें रत्निनी कहा जाता था। तो राजा की सहायता के लिए कितने मंत्री होते थे? 12 होते थे। उन्हें क्या कहते थे? रत्निन बोलते थे, जिसमें सूत, रथकार और करमार पदाधिकारी थे। पुरुप या पुरूप दुर्गपति होता था जो सैनिक कार्य करता था तथा स्पष्ट गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी व कुलप परिवार का मुखिया होता था। तो वाजपति क्या होता था? गोचर भूमि का अधिकारी होता था। ठीक है। और कुलप कौन है? वो परिवार का मुखिया होता था। दूत समय समय पर संधि विग्रह के प्रस्तावों को लेकर राजा के पास जाता था। विदत सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी जो धन का बंटवारा करती थी। तो विदत जो संस्था थी वो क्या करती थी? धन का बंटवारा करती थी। सभा वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों का समूह था। इसका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया। समिति यह जनप्रतिनिधियों के समूह का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके सभापति को ईशान कहा जाता था। तो समिति के सभापति को क्या बोलते थे? ईशान कहते थे। वैदिक कालीन न्यायाधीशों को प्रश्न विनाक कहा जाता था। तो वैदिक कालीन जो न्यायाधीश थे उन्हें क्या कहा जाता था? प्रश्न विनाक कहा जाता था। ठीक है। फिर है अधिकतर लड़ाइयाँ युद्ध जानवरों, गायों व घोड़ों के लिए लड़ी जाती थी। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया जिसका अर्थ गायों की खोज है। तो गविष्टि शब्द का अर्थ क्या है? गायों की खोज। ऋग्वैदिक कालीन आर्य युद्ध में कवच और शिरस्त्राण यानी हेलमेट का प्रयोग करते थे। आर्य 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे: अधोवस्त्र, उत्तरीय वस्त्र और अधिवास। कमर के नीचे नीवी वस्त्र एवं कमर के ऊपर वासस वस्त्र पहना जाता था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में बोगज कोई अभिलेख में दशराग्य युद्ध का वर्णन है। तो दशराग्य युद्ध का वर्णन किसमें है? ऋग्वेद के 7वें मंडल व बोगज कोई अभिलेख में। ठीक है। जो सुदास व 10 जनों के मध्य परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर हुआ एवं सुदास विजयी रहा। ऋग्वेद के अनुसार कैकई के शासक अश्वपति घोड़ों के स्वामी थे। रामायण में कैकई को पश्चिमी राज्य के रूप में वर्णित किया गया। तो रामायण में कैकई को किसके रूप में? पश्चिमी राज्य के रूप में वर्णित किया गया। ठीक है। तो हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे हैं। तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो है, आगे के पॉइंट्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।